और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी का तालियों के साथ, और उनसे बातचीत करेंगे किशोर अजवानी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सलमान खुर्शीद साहब और मुख्तार अब्बास नकवी जी। आप दोनों अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल चुके हैं अपनी अपनी सरकारों में, लेकिन खुर्शीद साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मैं प्लीज आप माइक ले लीजिए। बात यह कही जाती है कि खुर्शीद साहब जब कुछ बोलते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को समझाना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जो है आपकी बात में क्यों बताना पड़ता है? आप तो वकील खुद हैं। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी पे सवाल है या मुझ पर है? अगर मुझ पर ये सवाल है तो ये आपने बहुत पते की बात कही है। मेरा ये दिल होता है मैं जब भी किसी सवाल का जवाब दूं तो जो सदाकत की बात हो, सच्ची बात हो, और जिस बात को समझदार लोगों को समझना चाहिए मैं वही कहने की कोशिश करता हूं। लेकिन हमारी एक तहजीब है, हमारी राजनीतिक एक परंपरा है हिंदुस्तान में, बन गई है, वो ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट ही कहना चाहिए, सच्चाई नहीं कहनी चाहिए। सच्चाई जो है बड़ी तल्ख हो जाती है, बड़ी तकलीफ देती है। अब वो आप लोगों ने धीरे धीरे वो सिखा दिया है मुझे, और इसीलिए इस वक्त मैं जवाब जो है बहुत सोच समझ के दे रहा हूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर सच कहने का मौका हो तो सच कहो, और सच अगर लोगों को नहीं अच्छा लगता या नहीं समझते हैं तो बदकिस्मती है, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की एक बदकिस्मती है। मतलब पब्लिक का दोष है कि वो समझदार नहीं है? नहीं, पब्लिक समझदार है। पब्लिक समझदार है। एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि वो सस्पेक्ट करते हैं हर एक को। मैं आपको बताऊं, हम लोग अगर कोई किताब लिखते हैं तो सबसे पहले आप हमसे ये पूछते हैं ये किससे लिखवाई है आपने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सियासी लोग किताब लिख ही नहीं सकते, वो कहां से लिखेंगे किताब। तो ये पूछा जाता है किससे आपने लिखवाई। बहुत सारे सियासी लोग किसी से किताब लिखवा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम सब किसी से लिखवाते हैं, वो गलत होगा ना। लेकिन आप इसको समझाने बैठ जाओ हर दफा तो कितना बोरिंग हो जाएगा कि यार ये तो हमेशा एक लंबा रागने सुनाने लगते हैं हमको। अरे बात कहो, जो भी किताब है उस पर जो कहना है वो कहो, आगे चलो। तो नकवी साहब, जैसे सलमान साहब ने कहा कि वो जो कहते हैं अफसोस है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, अब इन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात यहां हो जाते हैं, आप सहमत हैं इससे? आप समझ पाए उसको? देखिए, मैंने सुना नहीं सलमान भाई ने कब कहा क्या कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में न कभी थे, न कभी हैं और न कभी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों का डीएनए तमाम तरह की जो चुनौतियां, तमाम तरह के संकट, तमाम तरह की समस्याएं के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी को, हमने लोकतंत्र को मजबूत भी रखा और महफूज भी रखा। और इमरजेंसी भी हमने देखी, इमरजेंसी के बाद भी, अभी के दौरान भी देखें, पूरी दुनिया का संकट और कंटक है, तमाम तरह के जो है वो मुल्कों में जो है वो युद्ध हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारे देश में जो हमारी अभी इकोनॉमी से लेकर के जो हमारा पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, वो हमारे विरोधी भी हैं, हमारे समर्थक भी हैं, उसके बावजूद भी गवर्नेंस सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो पूरी तरह से इफेक्टिव भी है। तो ये तो कह रहे हैं मजबूत है, महफूज है सब कुछ। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमको सबको फख्र है, हमें गर्व इस बात तो का। फिर बांग्लादेश कैसे हो जाएगा? नहीं, बांग्लादेश जैसे हो नहीं गए। नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विस्फोट हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम वार्न कर दें कि हमको सतर्क रहना चाहिए, तो आप ये चाहो कि सतर्क रहने के लिए मत कहो। हम सतर्क नहीं रहना चाहते, हम सोना चाहते हैं। ना हो, अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा है। लेकिन अगर कहीं हुआ है, पड़ोस में हुआ है, कहीं और हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है? कई जगह हुआ हमारे पड़ोस में, क्यों हुआ? हमको गर्व है और फख्र है कि हम एक स्टेबल,
एक स्टेबल डेमोक्रेसी हैं और हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। हमने दिया सहारा, हमने श्रीलंका में सहारा दिया, हमने मालदीव्स में सहारा दिया, हमने सहारा वहां बर्मा में सहारा दिया, म्यांमार में सहारा दिया। हम सहारा दे सकते हैं इसलिए कि ये हमें फख्र इस बात का है कि हमें ये कुव्वत है, हमें ये शक्ति है, हमें ये एक इच्छा शक्ति है और हमें एक कमिटमेंट है। इसलिए लेकिन अब बात ही ना करो, कोई अंदेशा, कोई हमसे खेल अंदेशा आए क्यों आया ऐसा? उसकी वजह है क्योंकि दुनिया में वो ताकतें ऑपरेट करती हैं और आज भी कर रही हैं जो स्टेबल कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करती हैं, और उससे इनका और मेरा कोई वो नहीं हो सकता, इख्तलाफ नहीं हो सकता। ना करें, हम सब चाहते हैं, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सब करने को। नहीं, पर आपका इशारा तो इनकी तरफ ही है ना, जैसे नहीं इनकी तरफ नहीं है, वो तो इशारा आपने इनकी तरफ समझ लिया। मैं तो ये बैठे हुए हैं, मैं इशारा कर नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये और हम एक ही राय के हैं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट किस वक्त क्या बात कही जा सकती है उसमें मुमकिन है कि इन पर ज्यादा दबाव हो, मुझ पे कम हो, मुझ पे ज्यादा हो, इन पे कम हो, वो अलग बातें हैं, वो होता है, ऐसा होता है। देखिए, एक चीज मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं। बांग्लादेश, पाकिस्तान या कुछ और भी कंट्रीज जो कुछ अभी उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, उनमें और हिंदुस्तान में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के सभी धर्मावलंबी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी नाम ले सकते हैं, जैन, धर्म को मानने वाले भी रहते हैं और धर्म को ना मानने वाले भी, जिन्हें नास्तिक आप कहते हैं, वो भी रहते हैं। ये दुनिया में इस तरह का कहीं पे आपको जो है वो समीकरण नहीं दिखेगा। लेकिन हर हिंदुस्तानी, 140 150 करोड़ हिंदुस्तानी, उसका कमिटमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को कोई विस्फोट, लोकतंत्र को कोई धमाका, लोकतंत्र को कोई आतंकवाद ना अगवा कर सकता है, ना अपहरण कर सकता है, ना हाईजैक कर सकता है। और जिस दिन इस स्थिति में आएंगे उस दिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट होकर के खड़ा होगा और ऐसी ताकतों को जमीन के अंदर गाड़ देगा। ये है हिंदुस्तान की ताकत, और ये ताकत बांग्लादेश में नहीं रही होगी, पाकिस्तान में तो होगी नहीं। पाकिस्तान तो जो आतंक का अखाड़ा है वो आज आटे की आफत वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं तो फिर राहुल गांधी जब कहते हैं, राहुल गांधी ने बाहर जो कहा कि कहीं भाई ऐसी एक आइडियोलॉजी ये है, एक आइडियोलॉजी ये है, एक आइडियोलॉजी ये है कि साहब सिखों को गुरुद्वारे में जाने की वो ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए, ये तो कहा ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने क्या कहा और उसमें क्या मतलब निकाला गया, सवाल ये है, ये कहना जो कि ये भी कहेंगे हम भी कहेंगे, हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है, फ्रीडम में है, फंडामेंटल राइट्स में है, हमारा विश्वास है। तो कभी ऐसा ना हो कि इसमें कहीं कोई कमी आ जाए। नहीं, पर जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि इसी तरफ जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज जो भी हमारे हुकूक हैं, आज हमारे जो भी अधिकार हैं, उसमें कहीं कमी ना आए, ये मैं सतर्क करा रहा हूं। ये थोड़ी कहा कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हमारे मुल्क में हर जगह शांति नहीं है। बहुत जगह मणिपुर है, वहां शांति नहीं है। हमको बड़ा दुख है इस विषय में बहुत, और उस बात में हम जाना भी नहीं इस समय चाहते कि वहां शांति क्यों नहीं है, और शांति जिनको वहां स्थापित करनी चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बॉटम लाइन है कि शांति नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर आज भी आतंकवाद देखने को मिल रहा है कश्मीर में, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें हम नहीं समझते कि पॉलिटिकल कहीं डिवाइड होना चाहिए। इन सब में हम एक हैं, इन सब में हम एक पर हैं। इनका कहना है ना कि आप देखिए, मैं एक चीज किशोर जी आपको कहूं थोड़ा लाइटर मोड में, कि गुरु नंबरी चेला 10 नंबरी। जो आपने जिस लीडर की बात करी कि वो विदेश में जाके ये बोला, उन्होंने ये बोला, तो उनके जो गुरु हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर जो प्रॉक्सी उनको पूरे के पूरे किताबें देकर बता रहे हैं कि ये बोलना है, तो प्रोफेसर ही जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। एक चीज नहीं, तो ये भी आप भी बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है क्या? दूसरी चीज जो सलमान भाई ने कही कि आतंकवाद,
या कहीं पर जो है वो हिंसा, बिल्कुल देश के लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, समाज का कोई हो, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने देखा है इस देश में, इस 10 साल पहले कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब जो है कभी लाजपत नगर में धमाके हो रहे होते थे, कभी मुंबई में धमाका हो रहा होता था, तो कभी दिल्ली में के किसी कोने में धमाका हो रहा होता, तो कभी अजमेर में हो रहा होता, मक्का मस्जिद जो है वो धमाकों से दहल रही होती थी, गुवाहाटी में जो है वो बेगुनाहों के लाशें दिखाई पड़ती थी। ये एक माहौल देखा है, ये बिल्कुल इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, वो आपके समय में रहा हो या कभी और के समय में हो। इसलिए आतंकवाद आज कुछ हिस्सों में, 1-2 जगहों पर सीमित होकर अगर रह गया है, आखिरी सांसें ले रहा है, तो ये हर देशवासी के लिए सुकून की बात है। देखिए, सुकून की बात है, और इसमें भी जितना भी बचा है वो भी खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम लोग सब खड़े हुए हैं और इसके लिए हर चीज करने को तैयार हैं। ये कहना है कि उनके जो आपके जो लीडर हैं उनके प्रोफेसर ठीक नहीं है। आप भी तो प्रोफेसरों में हैं, उनके नहीं। नहीं, इनके प्रोफेसर ये भी समझ गए, समझदार को इशारा काफी। अगर ये मेरे लिए कह रहे थे नहीं, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात है, देखिए, हम प्रॉक्सी प्रोफेसर, नहीं, प्रॉक्सी प्रोफेसर हो कोई हो, अब प्रोफेसर का भी प्रॉक्सी बन गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वर्चुअल प्रोफेसर तो समझ में आता है, प्रॉक्सी प्रोफेसर नहीं समझ में आता, लेकिन तब भी चलिए एक बात से आपसे कह दें कि इस वक्त अगर हम उधेड़ने लगे कि किसने जाकर बाहर क्या कहा है, तो आपका एक हफ्ते तक आपकी जो टीवी की स्क्रीन है वो यही बताती रहेगी, अगर सच बताना चाहे कि किसने क्या कहा है। आपने तो कहा आप सच बताते हैं। अब सुनिए, इन्होंने प्रोफेसर का नाम नहीं लिया, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं कि जो स्टूडेंट ऐसा करता है जाकर, इसलिए कि हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी पर तनकीद करें और किसी पर उंगली उठाएं। हम ये चाहते हैं कि कितना डेमोक्रेसी में खुलकर बोला जा सकता है और लिहाज करते हुए कि हम कहाँ हैं, वहां पर क्या कहना चाहिए, इस सब का हमको अंदाजा है। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, फॉरेन मिनिस्ट्री में जब बाहर जाते हैं तो हम कितना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, किसको कहां पर क्या बोलना चाहिए, ये बहुत चीजें। तो आप ये मान रहे हैं कि उनको वहां नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, जिनकी ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उनको नहीं बोलना चाहिए। हिंदुस्तान का वजीर आजम जाकर, प्राइम मिनिस्टर जाकर ऐसी बात करे, वो मैं समझता हूं गलत है। लेकिन किस किस पर आप क्या अंकुश लगाएंगे, उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ समझने की कोशिश। चलिए, उन्होंने जो बोला उसको तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। उन्होंने जो बोला उसमें एक चीज और दिखी जो उन्होंने नहीं बोला। ऐसा आपने शायद कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि इतना डर गई है मुसलमान शब्द बोलने में कि वो एग्जाम्पल भी सिखों का दे रहे हैं, जबकि नहीं, डरने आप जब भी कुछ हो रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कुछ भी दिक्कत होती है, उसमें अब कांग्रेस पार्टी आती नहीं है मुसलमानों के लिए। देखिए, जब जेनेरिक बात आप कहते हैं तो उस मौके पर देखकर आप बात कहते हैं। क्या मौका है, क्या ऑडियंस है, उसको देखकर आप कहते हैं। अब आप यहां बैठकर उसको बाल की खाल निकालना शुरू कर दें और कहें मुसलमान क्यों नहीं कहा, ईसाई क्यों नहीं कहा, ज्यू क्यों नहीं कहा, फलां क्यों नहीं कहा, फलां क्यों नहीं कहा, उसको कॉन्टेक्सचुअली समझने की कोशिश करिए कि जेनेरिक स्टेटमेंट क्या होता है और एक्चुअल स्पेसिफिक इशू का स्टेटमेंट क्या होता है। आपने जैसे कहा था कि बटला हाउस केस में कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी, वो तो जेनेरिक नहीं था, वो तो स्पेसिफिक था, तब आप बोलते थे। वो एक फैक्ट था और रोने नहीं, रोआना होना और रोना बड़ा फर्क है। वो बहुत आसानी से आप शब्दावली बदल देते हैं, वो मत बदलिए। जो मैंने कहा था, सच कहा था, और जब सच कहा था, आप मुझे चाहते हैं कि मैं सच ना बोलूं तो नहीं बोलूंगा। अगर आपने यही तय कर दिया है कि कोई सच ना बोले, अब मैं आज मणिपुर को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। मैं जो फसाद हुए हैं उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो कहीं और हो। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब ये माने कि जिसने भी किया हो, जब भी किया हो, जैसे भी किया हो, ये गलत है। ये देश सबका है और हमको साथ मिलकर रहना है और साथ मिलकर हम रहेंगे। लेकिन एक एक लफ्ज निकालकर उसको उधेड़ने में हम ना इनका फायदा करेंगे, ना अपना करेंगे, ना देश का फायदा करेंगे। चलिए देश की बात करें और देश का फायदा करें। अब तो आप ताली बजा दीजिए, देश की बात हुई, अब मुझे देखिए ताली बजानी पड़ रही है। तो देश की बात में वोट जिहाद भी है।
आपके यहाँ कहा गया कि वोट जिहाद, फिर आप एक्सप्लेन करें कि जिहाद क्या होता है। देखिए एक बात बताएं, मैं नहीं, एक मिनट, ये मुझे इजाजत देंगे। मैंने कहा, आपके सामने कहा गया? नहीं, किसी ने अब मेरे सामने ये इतनी बातें कह रहे हैं, कल आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि इतनी बातें कह गए। नहीं, पर वो उस कैंपेन में आप भी थे ना। मैं कैंपेन में रहा होऊंगा, मेरी पार्टी के किसी शख्स ने ये कहा, मैंने ये कहा, किसी और ने ये कहा, ये बात बताइए ना। मारिया आलम ने कहा ना। किसने कहा? जो आपके साथ थी मारिया आलम थी। नहीं, मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई कारिंदा वहां बैठा हो और वो कुछ कहे, आप सहमत नहीं हो उससे? मैं सहमत क्यों होऊंगा? जब मुझे अगर सहमत होता तो मैं खुद कहता, मैं क्यों कहूंगा? लेकिन इसके अलावा मैं आपको समझा सकता हूं कि जिहाद लफ्ज को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जिहाद के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि ये तो क्रूसेड लड़ रहे हैं। क्रूसेड का मतलब ये नहीं कि जो क्रूसेड लड़ा गया था वही क्रूसेड यहां हो रहा है। तो जो लफ्ज है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं करता हूं। और जब मैं नहीं करता हूं तो ये इल्जाम लगेगा कि आप नहीं करते हैं, आप डरते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं इल्जाम? तो ये सलमान साहब मान रहे हैं नकवी साहब कि वो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये जिहाद वगैरह का ये तो पता नहीं डिक्शनरी में कितनी जिहाद आ गए हैं, तो वो मैंने तो अभी छोड़ दिया उसको। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की आपने जब बात करी, तो कांग्रेस पार्टी का जो यूएसपी था, कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प था, जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत था, वो सारा के सारा संकल्प, सिद्धांत और सोच कहीं न कहीं जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और आज अगर आज अगर वो फिर भी जो है वो अपने आप को रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके और कहेंगे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम सबसे बड़े हिंदुत्व के मसीहा हैं और हिंदुत्व के हम सबसे बड़े अलंबरदार हैं, तो मुझे लगता है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आज कांग्रेस की स्थिति है, वो कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि साहब बीजेपी का जो नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म को हम हाईजैक करके और सुपर नेशनलिज्म का कोई मार्ग अपना ले। ऐसा होता नहीं, उसे नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। वो अकल अगर कहीं चरने गई हो तो नकल करने से भी काम नहीं चलता। हम मानते हैं इसको? नहीं, माफ करें, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए प्रोफेसर साहब ने, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ये नहीं बताया नेशनलिज्म क्या होता है और इनका नेशनलिज्म क्या है और हमारा नेशनलिज्म क्या है। ये आज के एक आधे घंटे की ये गुफ्तगू में और बातचीत में ये बात वाज़ेह नहीं हो पाएगी, साफ नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक हफ्ते के लिए आप हम लोगों को बुलाइए यहाँ, और एक हफ्ते हम लेक्चर्स देंगे, तब ये बात साफ हो जाएगी। चलिए, नेशनलिज्म, बात सुनिए। नेशनलिज्म मेरे लिए, मेरी जो समझ है, नेशनलिज्म जो है उसको इस तरह से उलझा दिया गया है कि जो ट्रू पेट्रियटिज्म है, जो मुल्क के प्रति आपकी आस्था है, मुल्क के प्रति आपकी आस्था है, वो पेट्रियटिज्म होता है। और पेट्रियटिज्म से हटकर नेशनलिज्म को उलझाकर एक नई तस्वीर नेशनलिज्म की पेश कर दी गई है। हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उसको पेट्रियटिज्म कहा जाता है। भगत सिंह की तरह हम भी उसी भगत सिंह की राह पर चलने वाले लोग हैं, और उसको ये मोड़ तोड़ के उसको कहें कि वो नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म कुछ और है, तो वो इनकी पसंद है, ये जैसा चाहें वो कह लें। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये सीधा जो बार बार बात आती है कि माइनॉरिटीज को, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जैसे बुलडोजर जस्टिस में किया जा रहा है, या ये इल्जाम लगता है। इस बुलडोजर जस्टिस की क्या जरूरत पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तरीका जो है वो सही नहीं है? देखिए, बुलडोजर पर जो लोग बवाल कर रहे हैं, उन्हें बलवाइयों पे भी सवाल करना चाहिए। अब बुलडोजर और बलवाई अगर जो है वो एक साथ जोड़ के नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ न्याय होगा। मतलब दूसरी आप कह रहे चीज हैं है जायज कि है? कोर्ट ने, आप कह रहे हैं बलवा हो तो बुलडोजर से कोर्ट जायज ने है? इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा है, और जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश है, जो भी सरकार होगी जिनके लिए दिया होगा, वो उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि आप उसको बुलडोजर पर कोई कम्युनल कलर चढ़ा करके न्याय नहीं करेंगे। नहीं, इल्जाम यही है ना कि उसमें कम्युनल कलर है। उसमें यह है कि साहब, जब भी कोई किसी भी केस में कोई मुस्लिम आता है तो पहले यह देखा जाता है कि कहीं उसका कुछ अवैध निर्माण तो नहीं है, और फिर उस अवैध निर्माण के नाम पे उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखो क्या है इसमें, तो जो सबसे बड़ा
माफ करिएगा, गुनाह है वो मीडिया वालों ने किया है। अब मैं पहले कह रहा जो है वो मैं नहीं पार्लियामेंट, कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मीडिया वालों मैं को, बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा। मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम देख चुका हूं। ये चलन हो गया है कि साहब ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये मुसलमान, अरे क्या है भाई, अपराधी अपराधी है, गुनाहगार गुनाहगार है, जिसने इनलीगल काम किया है वो इनलीगल काम है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं उस वक्त अगर कहीं गलती से भी कोई दूरदर्शन या कोई चैनल बोल देता था कि नाम ले लेता था कि साहब ये मुसलमान का नाम या हिंदू का नाम या क्रिश्चियन का नाम, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। तो अभी तो एक चलन हो गया कि कौन सबसे ज्यादा जो है वो जहर उगल सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो क्राइम है उस क्राइम पर कम्युनल कलर चढ़ाने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो कम्युनल कलर से नहीं हो रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर इसमें एक दूसरा काउंटर पॉइंट भी है, जैसे अयोध्या में रास्ता बना या काशी में रास्ता बना, तो बहुत सारी चीजें ध्वस्त की गई उस रास्ता को बनाने के लिए, कॉरिडोर को बनाने के लिए। उसमें कोई ऐसा नहीं था, उसमें मंदिर भी थे, जो छोटे मंदिर थे उनको भी साइड किया गया। लेकिन जब कुछ किसी मजार या मस्जिद या मदरसे पे होता है तो कहते साहब मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है। वो तो बात यह है ना कि वो तो जो भी अवैध है उस पर टारगेट किया जा रहा है। आपकी चिंता जो है वो जायज है, लेकिन आप भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को बराबर का हक है। एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट टू लिबर्टी, एवरीबॉडी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई अलग नहीं है, सबको हक है। लेकिन क्या माइनॉरिटी के लिए अलग प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं? आर्टिकल 25 नहीं बनाया गया है? नहीं तो बुलडोजर चलाने से पहले देखा जाएगा। सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? तो अब बुलडोजर को आप सही इस्तेमाल करें। मैं इतना बात साफ कर दूं कि बुलडोजर को इस्तेमाल करने का हक किसी पर नहीं है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी पर इस्तेमाल करने का हक नहीं है। आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है इस मुल्क में। अगर कहीं पर कोई गलत करता हो तो उसको गोली मारने से पहले भी वार्निंग देनी पड़ती है। तो बुलडोजर चलाने से पहले भी वार्निंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सवाल ड्यू प्रोसेस का है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के एक शहरी को, एक नागरिक को ये सामने उसके घर पे ये बुलडोजर चला दिया जाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो सरासर गलत है। इसका जवाब ये जाए। देखिए, पहली बात, एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षा जो है उसका कतई अर्थ नहीं है कि अपराधियों की संवैधानिक सुरक्षा हो गई। अपराधी कोई भी हो सकता है। और आपने कहा कि बुलडोजर की बात, आपने अयोध्या में जब हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में मंदिर तोड़े गए रास्ते में जो आए। अभी काशी कॉरिडोर बना, उसके अंदर उसमें तमाम तरह के मंदिर तोड़े गए, लेकिन उसमें किसी ने नहीं कहा कि साहब ये मंदिर तोड़ दिया गया तो इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है, इस देश का हिंदुत्व खतरे में आ गया है। इसलिए इनलीगल कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार रही हो या पहले की भी सरकार रही हो, उसमें जो है बुलडोजर चलते रहे हैं। लेकिन इस बुलडोजर पे कभी बवाल नहीं हुआ, न बलवाइयों पे सवाल हुआ। अब बलवाइयों पे सवाल नहीं हो रहा है, बुलडोजर पे बवाल हो रहा है। अब इसमें क्या गुंजाइश बची है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम गाइडलाइंस देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट तो बलवाइयों का हाथ साथ नहीं दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सजा देनी है वो बाय रूल ऑफ लॉ आप सजा दीजिए, बुलडोजर से सजा नहीं दी जाएगी। बुलडोजर का जो काम है उसको एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस पे कार्रवाई होती है, उसके बाद अपील होती है, उसके बाद आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो आपको ये जवाब भी देना चाहिए कि इतने दिन तक एक अवैध कार्रवाई हुई, उस पर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये भी एक सवाल। देखिए, एक बात तो बुलडोजर का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया दिशा निर्देश, बुलडोजर का डर तो था। अपराधी जो है वो चूहे की बिल में चले गए थे। अब वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो करेंगे, लेकिन तो ये अपराधियों के अंदर अगर डर है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल हम खुलकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट, हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश दे दे, लेकिन मेरा मानना है कि जब बुलडोजर पे सवाल हो, बवाल हो, तो अपराधियों पे भी और बलवाइयों पे भी सवाल होना चाहिए। करिए ना, कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने करिए जाके।
चलिए शुक्र है यहाँ पर सिर्फ सवाल ही हुए और जवाब हुए, बवाल नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए सलमान खुर्शीद साहब और मुबारकबाद नकवी साहब। अरे आप थोड़े से सवाल और पूछ लेते तो बवाल भी हो जाता। मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही मंच पर कुछ देर के लिए बने रहे और अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से मंच पर आएं।